Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. तो गाइज आज है 14th of June 2024 और आपका बिहार स्टेट का जो पेपर 2024 कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसका फर्स्ट शिफ्ट का गाइज पेपर हो गया है। इसीलिए हम आपके लिए आज का ये वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम कंप्लीट स्टेट का जो पेपर 2 आज यानी कि 14th of June का हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो जीके के हों, जीएस के हों, हिंदी के हों, मैथ्स के हों, रीजनिंग के हों, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ यार, वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइस सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हिंदी के बारे में पूछा गया था। जो लैंग्वेज हिंदी है वो इनमें से क्या है? क्या वो एक राजभाषा है? आपको ऑप्शंस जो दिए गए थे वो है, क्या वो एक राजभाषा है, क्या एक राष्ट्रभाषा है, क्या एक मातृभाषा है, या फिर इनमें से कुछ नहीं है। तो गाइस बात करें हिंदी की, तो हिंदी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक हमारी जो लैंग्वेज हिंदी है वो एक राजभाषा है। नेक्स्ट है, गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो गाइस गोदान के बारे में आपसे पूछा गया था। तो गाइस गोदान प्रकाशित हुआ था 1936 में। वहीं अगर आपसे रंग भूमिका के बारे में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, एडिशनली मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको रंग भूमिका के बारे में पूछा जाता है तो वो 1924 में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो गाइस साहित्य अकादमी, ये भी जो जितने भी अवार्ड्स होते हैं ये एक ही अकादमी होल्ड करती है इसको, जो है नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स। इनके द्वारा ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो गाइस चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से याद कर लो कि अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। पूस की रात की रानी में कुत्ते का नाम क्या है? तो गाइस ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था लोगों, कुछ कैंडिडेट्स के लिए, बट यस इट इज देयर इन द पेपर, जिसका आंसर है जबरा। किस रस को रसों का राजा यानी कि रस राज कहा जाता है? तो गाइस श्रृंगार रस इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, अब हम थोड़ा सा आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं जो कि आपको आपके आगे आने वाली जो भी शिफ्टों में परीक्षा आपकी लगी हुई है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो गाइस फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी थी, जो कि आपको पता होना चाहिए। रूसो द्वारा अपनी पुस्तक में प्रस्तावित लोकतांत्रिक अवधारणाओं ने तीसरे एस्टेट के सदस्यों को प्रभावित किया था। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की मौलिक कृति वह पुस्तक है जिसने किसी भी अन्य की तुलना में 20वीं सदी में सबसे अधिक आकार दिया। कैपिटल ने उस आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों को जन्म दिया जिन्होंने कभी आधी दुनिया पर शासन किया और लगभग एक सदी तक दुनिया को युद्ध के कगार पर रखा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क्स को इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक कहा गया है। तो मार्क्स को अक्सर आधुनिक समाज विज्ञान के 3 मुख्य वास्तुकारों में से एक माना जाता है। गाइस इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। अगेन थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड्स मॉन्टेस्क्यू का सबसे प्रसिद्ध जो कार्य है वो ये जो जो उनका प्रसिद्ध पुस्तक है उनमें से एक है जो मॉन्टेस्क्यू की है। नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें वो समाज पर जलवायु के प्रभाव, सरकारी अधिकारियों के पृथक्करण और एक शक्तिशाली कार्यकारी कार्यालय पे जांच की आवश्यकता पर विचार करते हैं। तो बेसिकली इस पुस्तक में उन्होंने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुस्तक बनाई है, पुस्तक लिखा है, इन सब टॉपिक्स को उसके बारे में बताया है। राजनीतिक दर्शन, विशेष रूप से शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा में उनके योगदान ने आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण किया था। तो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार का जो निर्माण हुआ था वो उन्हीं के सशक्तियों के कारण हुआ था। द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित एक राजनीतिक दर्शन कृति है और मूल रूप से 1748 में गुमनाम रूप से प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक सरकार के विचारों और संरचनाओं की गहन जांच प्रस्तुत करती है। मोंटेस्क्यू ने एक संवैधानिक सरकार और
शक्तियों के पृथक्करण, दासता के उन्मूलन, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और कानून के शासन की वकालत भी की है। तो गाइज ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉन्टेस्क्यू से रिलेटेड, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो गाइज नदियां होती हैं जिनके कारण सागरीय लवणता आती है। सौर सेल किसके बनाए जाते हैं? तो गाइज एक मटेरियल होता है जिसे हम सिलिकॉन के नाम से जानते हैं, तो सौर सेल्स जो होते हैं वो उसके बनाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में मौजूद है? चाइना। विधि की आत्मा किसकी पुस्तक है? तो गाइज देखिए मॉन्टेस्क्यू का क्वेश्चन आया था, तो मॉन्टेस्क्यू से रिलेटेड जो फैक्ट्स अभी आपको बताए थे वो अच्छे से याद कर लेना। तो विधि की आत्मा की जो पुस्तक है वो मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? गाइज बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, इनसे रिलेटेड पुस्तकों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो इट इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल, आप जाके देख सकते हैं। तो आवारा मसीहा जो है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। पंचलाइट नाटक का नायक कौन है? तो गोधन इज द करेक्ट आंसर। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गाइज उड़ीसा। प्रस्तावना का संबंध किससे होता है? पूर्व ज्ञान से। संज्ञानात्मक क्षेत्र किसका सृजन करता है? नवीन ज्ञान। पिंजर, पिंजर जो कहानी है गाइज उसकी लेखिका पूछी गई थी, 2 शिफ्टों में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक, तो इसका करेक्ट आंसर है अमृता प्रीतम। अधिकार में कौन सा उपसर्ग आता है? तो अधि। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 ईस्वी। रस संप्रदाय की प्रवर्तक का नाम क्या है? आचार्य भारत मुनि। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? तो गाइज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। कोहरा, कोहरा यानी कि जब फॉग आ जाता है, तो गाइज कोहरे के समय आप या हम लोग नहीं देख पाते हैं, मतलब जो वो विजन होता है वो इतना क्लियर नहीं होता है, तो वो किस कारणवश नहीं होता है? तो गाइज प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वो नहीं होता है। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग का। अगला सवाल, नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई है? तो गाइज रविंद्रनाथ टैगोर जी को। भीष्म साहनी जी का जन्म कब हुआ था? 1915 में। भारत का सबसे बड़ा दाल का उत्पादक राज्य कौन सा है? गाइज उत्पादक राज्य जो होते हैं उससे रिलेटेड भी हमने वीडियो बना रखा है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चाय का कौन सा है, चावल का कौन सा है, दाल का कौन सा है, अलग अलग चीजों के बारे में पूछा जाता है, तो प्लीज वो वीडियो देख लेना, इट इज important। एंड yes, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, जो सबसे बड़ा दाल का उत्पादक राज्य है भारत में वो है आपका मध्य प्रदेश। बिहार की साक्षरता दर पूछी गई थी गाइस, तो वो है 61.80%। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो होती है वो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। कंप्यूटर के जनक का नाम पूछा गया था गाइस, तो चार्ल्स बेबेज इज द करेक्ट आंसर। CIA का फुल फॉर्म पूछा गया था गाइस, 13 जून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 13 ही जून था। 13 जून के या फिर शायद 12 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें भर भर के, यस 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 यस, 13 का नहीं था वो, 11 और 12 का था जब कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था। तो गाइज उसमें आपके फर्स्ट शिफ्ट में ना ये जो एब्रीविएशंस होती है ना उससे भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मेटा डेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हमने प्रिपरेटरी वीडियोस में आप लोगों को प्रिपेयर कराया था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। तो गाइज अब आपको करना क्या है, अगर आपको कंप्यूटर एब्रीविएशंस हुई, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हुई, उससे रिलेटेड कोई एब्रीविएशन हुई, या जनरल जो भी एब्रीविएशंस होती है उससे रिलेटेड वीडियो देखना है, वो भी हमारे चैनल पे है, प्लीज उसको भी देख लो, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो है आपकी CIA का फुल फॉर्म। और गाइज एक चीज और होती है ना, जब हमें एब्रीविएशंस का मतलब एज एन एक होता है ना कि शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पता है आपको, एब्रीविएशंस पता है आपको कि क्या होती हैं, तो आपको एक ना जनरल आइडिया लग जाता है कि ओके दिस थिंग इज रिलेटेड टू दिस, तो अगर उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ना, तो क्योंकि आपको मोटा मोटा आइडिया होता है, फिर आप ऑप्शन में से करेक्ट हाँ आइडिया लगा सकते हो कि हाँ भाई ये तो मुझे पता है इसका फुल फॉर्म ये है, तो दिस थिंग इज रिलेटेड टू दिस, तो वो चीज आपको वहां मदद करती है, इसके लिए बहुत जरूरी है आपको फुल फॉर्म्स का पता होना। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की राजकीय भाषा पूछी गई थी कोंकणी। निरोग में कौन सी संधि आती है? विसर्ग संधि।
If a chair, next question है आपका मैथमेटिक्स का, if a chair cost 425 rupees and a table cost 790 rupees, तो what is the cost of 51 tables and 30 chairs? गाइस बहुत ज्यादा सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन का ही है, तो 425 को 51 से मल्टीप्लाई कर दो, और 790 जो है आपकी, ये टेबल की कॉस्ट है ना, ओ सॉरी, चेयर की कॉस्ट है आपकी 425, तो 425 को 30 से, 790 को 51 से कर दो, देन यू विल गेट 53040, which is the correct answer. डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। कंट्रोल प्लस एंड कुंजी का प्रयोग कहां होता है? कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत के लिए। राजा दशरथ के मंत्री का नाम पूछा गया था गाइस, तो राजा सुमंत। छात्र तालिका में एक प्राथमिक कुंजी कौन सी होती है? तो गाइस जो स्टूडेंट आईडी होती है वो छात्र तालिका की सबसे प्राथमिक कुंजी होती है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कुल कितनी होती है? 46। IPv6 एड्रेस जो है ये किस आकार का, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका 128 बिट्स। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी है जो 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और इसको 15% की हानि पे बेच देता है, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? गाइज सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, वही प्रॉफिट और लॉस कहा गया। सिंपल, आपको ये समझ लेना है कि कितने की खरीदी? 1400 की, हानि कितने की ले ली? 15% की, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो गाइज जो विक्रय मूल्य है वो है आपका 1190 रुपए का। अगला सवाल, एक एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति यानी कि जो स्पीड है वो क्या होगी? तो गाइज उसका करेक्ट आंसर है 30। कौन आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं होता? तो गाइज शिक्षकों द्वारा जो आकलन होता है वो मूलभूत तरीके में शामिल नहीं होता। किसी भी तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। ऑप्शन आपको दिए गए थे 15, 9, 6, 3। तो गाइज जो तीन है, ओ सॉरी जो 6 है, दैट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में किस भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ऑब्वियसली गाइस जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, अपनी ग्रोथ ईयर्स में होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो व्यक्तिगत, जो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उसमें जो सबसे बड़ी लैंग्वेज रोल प्ले करती है, बाकी सब लैंग्वेजेस तो बाद में है, सबसे पहले आपकी मातृभाषा आती है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद द लैंग्वेजेस यू लर्न, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज हो, चाहे आपकी टंग, मदर टंग हो, कुछ भी हो, वो सारी बाद में आती हैं। तो मातृभाषा जो हो गई आपकी, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के लिए किस पहलू की अपेक्षा की जाती है? तो गाइस जैविक इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है, तो इन्हीं दोनों की संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपको बताना है। तो इट इज वेरी सिंपल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। कौन समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी यानी कि माध्यम आप कह सकते हैं नहीं होता है? तो गाइस जो रेलवे स्टेशन होते हैं वो किसी भी तरह की सामाजिकरण का सक्रिय एजेंसी नहीं होते हैं। एक आदमी 24 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, उसके बाद वो 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? सिंपल है गाइस, आपको इस तरह से बना लेना है, ऐसे करके आप देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो 24 मीटर पूर्व चलेगा, उसके बाद 10 मीटर उत्तर में चलेगा, तो अब जो है वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो था ना गाइस, उससे 26 मीटर की दूरी पर है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नेपाल में हिमालय जो है। ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है? गाइस अगर आपने अभी तक ताजमहल को नहीं देखा है, उसको आपने नहीं जाना है, तो जल्दी से जाओ देख लो बिफोर उसका जो सफेद मार्बल है इट टर्न्स इनटू सम अदर कलर। क्योंकि अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स के द्वारा ये देखा गया है, जो हमारा ताजमहल है जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में से एक है, वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, मतलब SO2 जो है हमारा, जो एयर में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया ना आज की डेट में, कि जो उसके आसपास का एरिया है वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा प्रेजेंस के कारण जो ताजमहल है वो धीरे धीरे पीला, और इनफैक्ट कुछ सोर्सेस के मुताबिक तो अब वो पीला भी नहीं, धीरे धीरे हरा पड़ता जा रहा है। तो इफ यू हैवंट सीन ताजमहल येट, इससे पहले उसका कलर चेंज हो जाए, उसका जो एक्चुअल व्हाइट मार्बल था, जो जिन लोगों ने पहले देखा होगा, उसका प्लीज जाके दीदार कर लें। सो यस, सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर।
नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट इज द करेक्ट आंसर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कक्ष स्थापित करना किसका उदाहरण होता है? कक्षा प्रबंधन का। खरबूजा हम सब खाते हैं, तो खरबूजा जो होता है वो किस मौसम में पाया जाता है और किस तरह की एक फसल है? तो गाइस जायद, ZAYD, जायद फसल जो होती है उसका एक एग्जाम्पल होता है खरबूजा। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज जो होते हैं ना, उसके उद्योग के लिए नेपानगर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? महानदी को। बीज वापन, ओह गॉड, ओके, बीज वापन काल जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो गाइज आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के के द्वारा कहा गया है। ओके, बोलती प्रतिमा किसकी रचना है? श्री राम शर्मा की। किसान महासभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो गाइज फरवरी 1918 वो दिन था जिस दिन किसान महासभा का गठन हुआ था। So guys, that's it. Those were the very important GK GS questions और हमने हिंदी मैथमेटिक्स भी कवर कर ही लिया है थोड़ा बहुत। तो वो जो important questions जो कि आज यानी कि 14 जून के पहले शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे और आगे आने वाले परीक्षाओं में भी हो सकता है रिपीट हो जाएं, तो जिन बच्चों ने आज का एग्जाम दिया है हमें कमेंट करके जरूर से बताओ पेपर कैसा गया और किस तरह का लेवल रहा। वैसे तो अभी तक बिहार स्टेट 2024 का ये जो पेपर 2 हो रहा है बच्चों के मुताबिक मॉडरेट ही लेवल है, मतलब इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। डिफिकल्टी लेवल डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल। तो यस, इजी टू मॉडरेट ही चल रहा है। बट यस, अगर एग्जाम नहीं दिया है और आगे आने वाली शिफ्टों में आपका एग्जाम है तब भी वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस देख के आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि ओके एग्जाम पैटर्न ये चल रहा है, इस तरह का ट्रेंड आ रहा है और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, राइट? So that's it guys. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. We will see you in our next video. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने यारों दोस्तों परिवारजनों सबको वीडियो शेयर कर देना जिससे कि उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। Stay tuned for more updates because we bring you such informative videos daily on our channel.